A very good morning, class 10th. So we left political parties, page number 74. Necessity, ज़रूरत क्या है? What is the necessity? The list of function, in a sense, answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. आज के जो आधुनिक लोकतंत्र हैं वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाती, तो क्यों? We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. और इसको हम तब समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत थी जब हम एक बार कल्पना करें उस सिचुएशन की कि अगर पार्टीज़ ना होती. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. हर कैंडिडेट कंटेस्ट करने वाला जो इलेक्शंस में वो इंडिपेंडेंट घोषित होता है. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस. तो इससे कोई भी किसी प्रकार की भी प्रॉमिस लोगों से नहीं कर सकता कि वो नीति में बड़े बदलाव लाएगा. द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. ऐसे में सरकार बन तो जाएगी लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसका यूज़ अनसर्टन ही है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. और जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो जाते हैं वो अपने एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगे और उसके लिए फॉर व्हाट दे डू इन दी लोकेलिटी. और वो दारोमदार जो वो लोकेलिटी के लिए, अपने एरिया के लिए करते हैं. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन. लेकिन कोई भी इस चीज़ का उत्तरदायित्व नहीं लेगा कि किस प्रकार से देश को संचालित किया जाए, देश को गवर्न किया जाए. वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन. इस चीज़ को हम नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस की तरफ भी अगर हम देखें तो द पंचायत इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारे प्रदेशों में जो पंचायतें हैं उसमें नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस के बारे में कह रहा है. ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंसल्ट फॉर्मली, हालांकि सब पार्टियां इस पर परमिशन फॉर्मल तौर से नहीं देती. इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन फैक्शन. तो ये भी नोट किया गया है कि गांव पूरा का पूरा एक से ज़्यादा फैक्शन में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है. ईच विच पुट्स अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट. और जब वो विभाजित होता है हर एक अपना कैंडिडेट पैनल पर पुट करने की कोशिश करता है. दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. तो ये ज़रूरत हुई, इसी कारण हमने देखा है कि संसार में कई कंट्रीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रेम करती हैं. ये ज़रूरत पड़ती है. वेदर दीज कंट्रीज़ आर बिग और स्मॉल, ये बात नहीं है कि ये कंट्रीज़ छोटे हैं या बड़े हैं, ओल्ड हैं या नए हैं, डेवलप्ड हैं, विकसित हैं अच्छे तरीके से, या अभी विकसित हो रहे हैं, डेवलपिंग हैं. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ये जब पॉलिटिकल पार्टीज राइज करती हैं उनका लिंक सीधा जो एमर्जेंस ऑफ ज़रूरी है जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए. एज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा भी है, लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनको एक डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव, लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है. एज सोसाइटीज़ बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. और जैसे जैसे ये सोसाइटीज़ बड़ी
और पेचीदा बनती जाती हैं, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इश्यूज़। उस समय जब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, इनको ज़रूरत होती है एजेंसीज़ की कि अलग अलग जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में व्यूज़ इकट्ठे करना और तब अपने गवर्नमेंट तक पहुंचाना। हर एक के व्यूज़ ओपिनियंस इकट्ठे करना अलग अलग इश्यूज़ पर और सरकार को पहुंचाना। दे नीडेड सम वेज टू bring various representatives together so that a responsible government could be formed। एक उत्तरदायित्व वाली सरकार बने, इसीलिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होकर इन पार्टीज़ के गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए आगे आते हैं। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट। उनको एक प्रकार का कोई मैकेनिज़्म जो कि एक सहारा हो किसी चीज़ के लिए, राइट, कुछ एब्सटेन करने के लिए या कोई पॉलिसीज़ बनाने के लिए या किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन करने के लिए या किसी चीज़ का अपोज़ करने के लिए, किसी चीज़ को अपोज़ करने के लिए, तब ये सब ज़रूरत होती है इस मैकेनिज़्म की सरकार को। पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफिल दीज नीड्स, और यही ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि ये ज़रूरतें पूरी करती हैं जो गवर्नमेंट में हर रिप्रेजेंटेटिव की, सरकार के हर रिप्रेजेंटेटिव की, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरतों को पूरा करना ये पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसका रोल है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी कैन से दैट पार्टीज़ आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार हमने ये नेसेसिटी जो पढ़ी, इसमें से आपको 5-6 लाइन पता होनी चाहिए, लिखने योग्य आपको आना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है, राइट। इसके बगैर डेमोक्रेसी की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती और एक लोकतंत्र अच्छे से कार्यान्वित नहीं हो सकता। लोकतंत्र तभी चलेगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये सहारा रहेगा। ये देख लीजिए, कैटेगराइज दीज फोटोग्राफ बाय द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दिखाई गई हैं। इसमें से एक फ़ोटोग्राफ, एक न्यूज़ क्लिपिंग फ्रॉम योर ओन एरिया फॉर ईच ऑफ दिस फंक्शन कर सकते हैं आप। इस तरह से इकट्ठा अपना, मान लो एक एक्टिविटी करनी है, मैडम तो बड़ी एक्टिविटी कराती होती थी पर इतना समय मेरे पास नहीं है बेटा, मेरे पास बहुत सारा काम है। आप खुद ही समझदार हैं इसे। अब अगर चाहो तो आजकल रोज़ अखबारों में पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा एक गठन, एक समूह नज़र आता है। आप भी उन तस्वीरों को उठाकर कटिंग कर पॉलिटिकल पार्टीज़ पर एक एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं। हाउ मेनी पार्टीज़ शुड वी हैव। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। ये ना, डेमोक्रेसी यानी ग्रुप ऑफ सिटीज़न इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। एक लोकतंत्र देश में एक कोई भी ग्रुप नागरिकों का अपनी फ्री राजनीतिक पार्टी बना सकता है। और फॉर्मल सेंस में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। अगर देखा जाए फॉर्मली, हर कंट्री में कई नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो आपको पता है कांग्रेस है तो उसकी कितनी पार्टीज़ हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी है तो उसके कितनी पार्टीज़ आगे बाइफरकेट की गई, सेग्रीगेट की गई हैं। जनता पार्टी है, जनसंघ है। सो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह फॉर्मल सेल्स में एक देश के पास कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। मोर दैन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भारत का जो इलेक्शन कमीशन सेंटर है वहाँ पर हर बार जब इलेक्शन आते हैं 750 पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है भारत में। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंटर्स इन ऑल। पर ऐसा नहीं है, अगर 750 पार्टीज़ खड़ी हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही कंटेस्टेंट्स सीरियसली करेंगे। यूजुअली इनमें से अक्सर थोड़े से ही हाथ मुट्ठी भर ही पार्टीज़ इफेक्टिवली इस जीत में हासिल होती हैं, इस दौड़ में भाग लेती हैं और इफ़ेक्टिवली विन करती हैं, जीतती हैं, जिससे फिर सरकार का
गठन होता है। तो अब प्रश्न ये है, तो क्वेश्चन ये उठता है, देन इज़ हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेवलपिंग और अ डेमोक्रेसी। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। साथ साथ बच्चों ध्यान रखो, अंडरलाइन करो। हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। कितनी बड़ी या कितनी प्रभावित पार्टीज एक लोकतंत्र देश के लिए ज़रूरी हैं। इन सम कंट्रीज़, कुछ देशों में ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। हाँ, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक पार्टी को ही परमिशन होती है और वो ही पार्टी सारा नियंत्रण करती है और सरकार को रन करती है। इसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। इस चीज़ को हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम्स। एक ज़रा नज़र ये मार लो, जल जंगल और ज़मीन वो जनता के अधीन, ठीक है, वाटर लैंड फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि इनका वो हो रहा है, ठीक है। ये मॉरल फोर्स ऑफ पॉलिटिक्स एक पढ़ लेना। इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि कम्युनिस्ट ही चाइना में रूल कर सकते हैं। लेकिन अगर हालांकि हम अगर इसको सही तरीके से बात करें, लीगली स्पीकिंग, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। चाइना के लोग आज़ाद हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करने के लिए। ये इसलिए नहीं होता कि इलेक्ट्रल सिस्टम उनको फ्री कंपटीशन, अपनी पावर के लिए फ्री कंपटीशन कंटेस्ट करने के लिए इजाज़त नहीं देता। हम इसको वन पार्टी सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं कि एक ही ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, ये लोकतंत्री ऑप्शन नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो परमिट करता है, कम से कम इजाज़त देता है कम से कम दो पार्टीज़ को कि वो इलेक्शन को compete कर सकें और एक चांस, अच्छा चांस प्रोवाइड करें इन कंपीटिंग पार्टीज़ को कि वो पावर में आएँ। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ देशों में ऐसा होता है कि दो मेन पार्टियों के बीच में जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। सेवरल अदर्स पार्टीज में एग्जिस्ट, इसके कारण बहुत सारी पार्टीज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। contest elections and win a few seats in the national legislature। और काफ़ी पार्टियां हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं और कुछ सीटें नेशनल लेजिस्लेचर के बुनियाद पर जीत सकती हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ दो मेन पार्टी जो होती हैं आपस में अपोज कर रही हैं, कंटेस्ट कर रही हैं, उन्हीं को एक सीरियस चांस मिलता है कि कितनी मेजॉरिटी ऑफ सीट से कौन सी पार्टी जीतती है। जो सबसे ज़्यादा होती है जीत सीट्स की, उस पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कहा जाता है। और ऐसी पार्टी को अब टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम कहते थे। पिछला था वन पार्टी सिस्टम्स, अब ये है जब दो के बीच में है और इन्होंने कंटेस्ट करके विन करनी है मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, सरकार बनानी है, इसको हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। अगर मान लीजिए सेवरल पार्टीज़, बहुत सारी पार्टीज़ आपस में compete कर रही हैं पावर के लिए और उसमें से दो मोर देन टू पार्टीज़ को एक चांस मिल जाता है, दो पार्टीज से ज़्यादा चांस मिलता है किसी को पावर में आने का, आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो उनकी अपनी ताकत के ऊपर, और इन अलायंस विद अदर, या उनकी जो अच्छी नातेदारी है दूसरे लोगों के साथ, दूसरी पार्टीज़ के साथ, तब हम उसको कहते हैं इस अलायंस के लिए या अपनी स्ट्रेंथ के लिए कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम, ये होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये अब आप तीसरी बात याद रखेंगे, वन पार्टी सिस्टम पहले पढ़ा, टू पार्टी सिस्टम दूसरा फैक्टर आप ध्यान रखिए,
अब ये है मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर से बोल देता हूँ, बहुत सारी पार्टीज़ compete करती हैं पावर के लिए, और उसमें से 2 पार्टीज़ से ज़्यादा को चांस मिल जाता है पावर में आने के लिए। ये तभी होता है या तो जब उसकी अपनी ताकत इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है, या उसका इतना बोलबाला है, उनका अलायंसेस दूसरों के साथ बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तो तब उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और इस मल्टी पार्टी सिस्टम को हम इंडिया में लागू करते हैं। दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कंडीशन। इसमें बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, भारत का ये प्रावधान होता है कि बहुत सारी पार्टीज़ कंटेस्ट करने के लिए एक साथ आती हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर। जब मल्टी पार्टी सिस्टम में ज़्यादा पार्टीज़ हाथ मिलाती हैं कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस को और अपनी पावर को जीतने के लिए, तो अब उसको हम कहते हैं एक अलायंस और अ फ्रंट। याद रख लो, इसको भी मार्क करो। जब बहुत सारी पार्टीज़ मल्टी पार्टी सिस्टम आपस में मिलकर जॉइन हैंड्स फॉर पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, आपस में मिलकर इलेक्शन को कंटेस्ट के लिए आते हैं और बाद में इलेक्शन लड़ने के पावर भी जीत जाते हैं, विन कर लेते हैं, इसको हम एक अलायंस या एक फ्रंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ये भारत में होता है। इन इंडिया देयर वर सच 3 मेजर alliances in 2004 parliamentary election। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पहला, द यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस दूसरा, एंड द लेफ्ट फ्रंट। तो अब आपको एक जीता जागता उदाहरण भी आपको दे दिया गया है कि 2004 सन में मेजर अलायंसेस आए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और वो थे 3। नंबर 1 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा था द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और तीसरा था द लेफ्ट फ्रंट। तीनों याद कर लीजिए। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी। पर ये ज़रूर हो जाता है कि जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर अपना हैंड ज्वाइन करती हैं पावर में आने के लिए, जीतने के लिए, ये ज़्यादातर मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैस हो जाती है इसमें। और ऐसे ही केसेस में राजनीति में इंस्टेबिलिटी आती है और इन्हीं चीज़ों से स्टेबिलिटी भंग हो जाती है पॉलिटिकल क्षेत्र में। एट दिस सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब ऐसे में इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो सिस्टम अलाउ कर देता है अलग अलग ओपिनियंस के लिए, अलग अलग इंटरेस्ट के लिए, कि जिससे कि वो अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर सकें, पूरा कर सकें। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर। अब आप देख ले कि इनमें से कौन सी बढ़िया है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। ज़रा पढ़ने के बाद वो कहता है निचोड़ में कि पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। पार्टी सिस्टम ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी देश इसको चूज़ कर सकता है, चुन सकता है। इट इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम। ये अपने आप ही इवॉल्व होता है थोड़ा लंबे समय के बाद, देखते हुए कि किस प्रकार का नेचर है समाज का और उसकी जो सामाजिक या जो उसकी रीजनल डिविजन्स हैं इतिहास में, पॉलिटिक्स के, या उस सिस्टम ऑफ इलेक्शन में। ये बदली नहीं जा सकती बड़ी जल्दी। दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम। और ये बदली नहीं जा सकती एकदम, क्योंकि हर कंट्री डेवलप करता है एक पार्टी सिस्टम। हर देश की एक पार्टी सिस्टम डेवलप्ड होती है जो कि कंडीशनड होती है सरकमस्टांसेस से। कोई स्पेशल अगर सरकमस्टांसेस उनकी कंडीशनिंग हो रखी है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, समझने के लिए आप समझो, अगर इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, मान लीजिए कि अगर भारत ने एक मल्टी पार्टी सिस्टम का गठन किया है, इवॉल्व किया है, ये सिर्फ इसीलिए है द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजीली एब्जॉर्ब बाय
2 और इवन 3 पार्टीज। ये इसीलिए है कि ये बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आसानी से 2 या 3 पार्टीज डाइवर्सिटी में होती है। नो सिस्टम इज़ आइडियल, ऐसे में कोई भी सिस्टम आदर्श नहीं होता कोई भी कंट्रीज़ के लिए, कैसी भी सिचुएशन हो। सो ऐसे में कोई सिस्टम आइडियल नहीं है उन लोगों के कंट्रीज़ के लिए, फॉर ऑल दी कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन। प्लीज़ मार्क इट टिल हियर। हमने यहाँ तक आपको पढ़ लिया। चिल्ड्रन, मैं को फ़ोटोज़ वगैरह नहीं भेज सकता, आपको मैं लेसन पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार सुनिए, अपनी किताब को खोलिए, साथ साथ चलिए, देखिए सब समझ आएगा। पर आपको भी सुनकर दोबारा सुनना होगा, अच्छे ध्यान से सुनना होगा, फिर आपको किसी रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपको जितना समझ आया, इसको आप 1 नहीं 2 बार सुनेंगे और देख लेंगे अपनी बुक के अनुसार, then only you are going to understand. Thank you and have a nice day.